तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेकर आए हैं ज्योग्राफी का, जनसंख्या संगठन। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है। आज हम जानेंगे जनसंख्या के अंदर स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या के बारे में कि उनका जो लिंगानुपात है वो किस प्रकार से है, क्या क्या समस्याएं हैं उनके सामने, और स्त्री और पुरुषों के अंदर किस प्रकार से जो है देशों के अंदर उनकी संख्या को परिलक्षित किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आज हम देखने जाएंगे। तो बिना टाइम ख़राब करते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही होगा, लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर क्या है अलग किया जाता है, और जनसंख्या को पृथक करने वाले कुछ विशेषताएं होती है। जैसे जनसंख्या लोगों को किस प्रकार से अलग करा जा सकता है। आयु के आधार पर अलग करा जाता है कि तेरी आयु 50 साल है, तेरी 45 है और तेरी 20 साल है। तो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट इस तरीके से तो करोगे। लिंग के आधार पर कर सकते हो, जैसे आप मेल हो, आप फीमेल हो, इस तरीके से कर सकते हो। और निवास स्थान के, आप यूपी में रहते हो, आप मतलब चाहे तुम तमिलनाडु में रहते हो, किस जगह रहते हो, तो ये अलग अलग जगह जो है उनको अलग करने के ये मानक माने जाते हैं। इसी तरीके से कुछ विशेषताएं, जैसे कि व्यवसाय, आप क्या काम करते हो। जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आप एक टीचर हैं, आप एक क्या बोलते हैं कार मैकेनिक, तो आप हमारा जो व्यवसाय है वो अलग हो गया। ऐसी शिक्षा के द्वारा आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप ग्रेजुएट हैं या फिर आप 12th पास हैं, जो भी, और आपके जीवन प्रत्याशा के आधार पर। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि जीवन जीने की एक वो रहती है ना लिमिट। अब सपोज करो, पहले जब हमारा देश आज़ाद होता उस समय हमारे जीवन प्रत्याशा 39 से 40 के आसपास हुआ करती थी, कि ज़्यादातर लोग वाग इस एज तक आकर के मोस्टली उसमें आती स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह भी इंक्लूड रहती थी, इस वजह से मर जाया करते थे। परंतु अब जो हमारे देश की या फिर और देशों की जो है जीवन प्रत्याशा काफ़ी बढ़ चुकी है। जैसे कि अगर भारत की ही बात करी जाए तो भारत के अंदर ही जीवन प्रत्याशा कम से कम 59 से लेके 70 के आसपास है। बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब चलो शुरुआत करते हैं। लिंग संगठन। लिंग संगठन, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि किसी भी स्त्री और पुरुषों की इसमें आपको पता ही है कि स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या की हम इसके अंदर बात करेंगे कि उनकी जनसंख्या किस प्रकार से किस तरीके परिलक्षित कर सकती है, क्या उनका लिंग अनुपात रहता है जनसंख्या के अंदर, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जनसंख्याओं में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच में अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात किसे कहा जाता है? स्त्री और पुरुषों के जो संख्या होती है जनसंख्या के अंदर, उसे लिंग अनुपात किया जाता है। अब इसको हम कुछ डिफरेंट तरीके से जो है व्यक्त करते हैं। जैसे कि अगर आप भारत की बात ना करें और भारत से अलग किसी दूसरे देशों की बात करें, जैसे कुछ देशों के अंदर इसको किस प्रकार से वो करा जाता है, इसे पुरुषों की जनसंख्या भाग में स्त्रियों की जनसंख्या इंटू में 1000, यानी स्त्रियों की जनसंख्या पर पुरुषों की जनसंख्या को देखा जाता है इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग। परंतु अगर भारत के अंदर इस सूत्र की बात करी जाए तो भारत में इस सूत्र का जो प्रयोग है लिंग अनुपात ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से किया जाता है कि स्त्रियों की जनसंख्या भाग में पुरुषों की जनसंख्या और गुणा में 1000। इसमें ये होता है कि इसमें पुरुषों की जनसंख्या पर स्त्रियों की जनसंख्या को व्यक्त किया जा रहा है। सो आप ये समझ पाए होंगे इस फॉर्मूले को देख करके। बाकी जो है, अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत के अंदर किस प्रकार से स्त्रियों की जनसंख्या को व्यक्त किया जाता है, तो आप बताओगे कि भारत के अंदर पुरुषों की प्रति 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर इतनी स्त्रियां हैं। सपोज करो 990 हैं, जिस तरीके से, जैसे संयुक्त अरब अमीरात का आगे जिक्र आएगा तो उसमें 1000 स्त्रियों पर 332 पुरुष हैं। तो इस तरीके से जो है ये बातें देखने को मिलेंगी। अभी देखते हैं आगे। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की जो स्थिति के महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। अगर लिंग अनुपात फेवरेबल होगा तो जाहिर सी बात है उनके प्रति अनुकूल होगा तो उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी होगी। अगर उनके प्रतिकूल होगा तो सामाजिक स्थिति उनकी निम्न होगी, जैसे कि विकासशील देशों में देखा जाता है। और प्रतिकूल जो है विकासशील देशों में देखा जाता है, अविकसित देशों में, और अनुकूल जो है विकसित देशों के अंदर देखा जाता है। अब लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है जिन प्रदेशों में, वहाँ पे जो है कुछ समस्याएं रहती हैं। जैसे इनकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं कि जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव जो है अनियंत्रित होता है, वहाँ पे क्या समस्या होती है। जैसे लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है, वहाँ क्या होता है, लिंग अनुपात उनके प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं होता। और स्त्रियों की भ्रूण हत्या होती है, स्त्री शिशु हत्या पर वो
अत्यधिक वो रहता है उनका। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा जो है अत्यधिक हो जाती है। स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्तर का जो है निम्न हो जाना, ये सभी कारण जो है लिंग भेदभाव को दर्शाते हैं। साथ में जो है दर्शाता है। उसी तरीके से अगर हम जो ये लिंग अनुपात की अगर बात कर रहे हैं, इसी लिंग अनुपात को अगर हम विश्व के स्तर पे देखें, वैश्विक स्तर पे, तो हमें पता चलता है कि विश्व की जनसंख्या का जो औसत लिंग अनुपात है प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुषों के हिसाब से देखा जाता है। मानने का मतलब ये है कि अगर 100 स्त्रियां हैं उस पर 102 पुरुष आपको पाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष पाए जाएंगे, जैसे कि आप इसमें देख ही पा रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से, जैसे अभी हमने बात करी विश्व के, इसी तरीके विश्व के अंदर जो सबसे उच्चतम लिंग अनुपात है वो लैटविया में जो है दर्ज किया गया है। यहाँ पे कितना है, अगर देखा जाए प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष। ठीक है, 85 पुरुष जो है प्रति 100 स्त्रियों पर। अगर हम इन्हें हजार में व्यक्त करते हैं तो 1000 स्त्रियों पर जो है 850 पुरुष आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है विकसित देशों में ज़्यादातर क्या करा जाता है, वो स्त्रियों की जो संख्या है वो उनके लिए अनुकूल माने जाते हैं। इसी तरीके से स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या को व्यक्त किया जाता है। और निम्नतम अगर लिंग अनुपात की बात करी जाए तो वो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर पाया जाता है, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात्स के अंदर दर्ज किया गया है। यहाँ पर कितनी संख्या है, यहाँ 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। आप समझ सकते हैं कि लिंग स्त्रियों की कितनी ज़्यादा भारी कमी है वहाँ पर। ठीक है ना, इस तरीके से अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विश्व के अंदर ऐसे भी देश हैं जहाँ पर लिंग अनुपात बहुत ज़्यादा असमान है। अब भारत की अगर बात करी जाए तो भारत के कुछ राज्य जो हैं, जैसे हरियाणा राज्य की अगर बात करी जाए तो लिंग अनुपात के अनुसार जो है बहुत पीछे है। और जैसे वहीं केरला जैसे राज्यों की अगर बात करी जाए तो ये लिंग अनुपात जो है काफ़ी बेहतर है वहाँ पे, क्योंकि इससे एक शिक्षा का भी जो है, शिक्षा का अभाव होगा, जिस जगह जागरूकता कम होगी तो यह जाहिर सी बात है लिंग अनुपात में भी बहुत जो है फेरबदल देखने को मिलता है। साथ में तभी मैं बता दूं आपको कि संयुक्त राष्ट्र की द्वारा सूचीबद्ध किया गया है 139 देशों को। एक इन्होंने एक 139 देशों की जो है एक लिस्ट बना रखी है, समझने के लिए बता रहा हूँ। तो उनमें क्या है, लिंग अनुपातों को दर्ज करा गया। उसमें स्त्रियों के लिए जो है अनुकूल देशों की अगर बात करी जाए तो 72 देश जो हैं वो अनुकूल हैं उनके के लिए। 72 देशों में यह है उनके लिए प्रतिकूल है। सॉरी, मैंने आपको उल्टा बताया कि जो यूएनओ की एक रिपोर्ट है उसके अंदर जो है देश शामिल हैं, उसके अंदर जो है 139 देश जो हैं उन देशों का जो लिंग अनुपात है वो तो स्त्रियों के अनुकूल है, परंतु भारत 72 देश जो हैं वो वहाँ पे प्रतिकूल है स्त्रियों के लिए। अब उसमें से एक उदाहरण तो संयुक्त अरब अमीरात का भी हो गया, वहाँ पे जो है स्त्रियों के प्रतिकूल है। प्रतिकूल और अनुकूल का मैं आपको बता दूं, प्रतिकूल का मतलब हो गया उनके लिए जो है वो अनफेवरेबल होता है और अनुकूल के लिए होता है फेवरेबल। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। इसी प्रकार से हम एशिया की अगर बात करते हैं तो एशिया के अंदर जो लिंग अनुपात है वो भारत, चाइना और सऊदी अरब, पाकिस्तान, अरब जैसे जितने भी देश हैं उसके अंदर जो अनुपात है वो बहुत ज़्यादा निम्न है। और दूसरी ओर अगर वहीं बात करें हम रूस सहित यूरोप जैसे देशों की यानी विकसित देशों की अगर बात करें तो यहाँ पे पुरुष जो है अल्पसंख्या में है। अल्पसंख्या में क्यों है, क्योंकि वहाँ पे स्त्रियों के अनुकूल है लिंग अनुपात, इसीलिए अल्प मात्रा में। यूरोप के अनेक देशों में यूरोप पुरुषों की कमी है, वहीं स्त्रियों की स्थिति जो है बेहतर है तथा भूतकाल में व भविष्य में विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष जो है उत्प्रवास के कारण बने हुए हैं वहाँ पे। तो आप लिंग अनुपात अच्छे से समझ गए होंगे। लिंग अनुपात में किसकी बात करी गई, स्त्री और पुरुषों के बीच में जो उनकी संरचना है उनकी लिंग की बात करी जाती है जनसंख्या के अंदर, तो उसे लिंग अनुपात कहते हैं। और हमने बात करी कि कौन से देश में सबसे, लैटविया के अंदर सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है। हमने बात करी सबसे कम लिंग अनुपात जो है प्रतिकूल है स्त्रियों के लिए, वो है संयुक्त अरब अमीरात में प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष। तो आप समझ सकते हैं। और साथ में हमने बात करी एशिया, जैसे एशिया के अंदर चाइना और पाकिस्तान, सऊदी अरब, भारत, इन सारे देशों की हमने बात करी। और साथ में हमने ये भी बताया कि यहाँ पे भी जो लिंग अनुपात है वह
स्त्रियों के प्रतिकूल है, यानी कि यहाँ पे भी निम्न माना जाता है। और यूरोप तथा रशिया के सहित देशों के अंदर जो है अच्छे फेवरेबल कंडीशंस हैं स्त्रियों के लिए, वहाँ अनुकूल है। और साथ में वहाँ पे लिंग अनुपात भी उच्च है, स्त्रियों के अनुकूल है। तो अब हम उस टॉपिक से हट करके बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक का नाम है आयु संरचना। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं ये? विभिन्न आयु वर्ग, जैसे कि 10 साल की एज, 15 की, 20 की, 50 की, ये अलग अलग तरीके की जो ये आयु हैं। इसी तरीके से कुछ वर्ग होते हैं, जैसे कि 15 से लेकर के बच्चा पैदा हुआ 14 साल तक एक एज हो गई, एक 15 से लेकर के 59 हो गई, एक हो गई 59-60 साल से ऊपर की एज। तो ये 3 तरीके के ग्रुप ऑफ एज पाई जाती हैं। इससे पता चलता है कि बच्चा जो है एक तरीके से जो है पैदा हुआ बच्चा 14 साल तक जो है ये भी इसी पर आश्रित रहता है, और 60 साल के बाद जो दवाइयों का खर्चा रहता है, ये सारी चीज़ें जो है ये भी इसी वर्ग पर आश्रित रहता है। तो ये भी आगे समझने को मिलेगा, परंतु मैंने आपको आयु वर्ग के बारे में समझा दिया है। साथ में हम बात करते हैं कुछ आयु वर्गों में से, जैसे कि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच में जो जनसंख्या का बहुत बड़ा आकार जो है विशाल कार्यशील जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। इसको कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। इसी तरीके जैसे ये कार्यशील जनसंख्या कहलाती है 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु, उसी तरीके से 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले जो लोग हैं उनकी जो जनसंख्या का जो बहुत बड़ा अनुपात है वो वृद्ध होती जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। और वृद्ध होती जनसंख्या से आप समझ सकते हैं इस तरीके की स्वास्थ्य संबंधी, जैसे मैंने आपको बताया स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार युवा जो जनसंख्या होती है उसमें उच्च अनुपात का अर्थ है। उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में, अब ये उच्च अनुपात जो है उसका मतलब क्या हो रहा है? उसका मतलब ये है कि प्रदेश में जन्म दर जो है ऊंची है और जनसंख्या जो है युवा है। आप समझ सकते हैं। तो हमने जिस प्रकार से इसकी आयु वर्गों की बात करी विभिन्न, उसी तरीके से अब हमारे सामने कुछ पिरामिड्स लाए जाएंगे जिससे कि हम देशों के बारे में जान सकेंगे। कि जैसे इसमें 3 उदाहरण दे रखे हैं, जिसकी मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दे रखा है, एक आपको दे रखा है नाइजीरिया का, और एक दे रखा है ऑस्ट्रेलिया का, हो जापान का और नाइजीरिया का। ये 3 आपको उदाहरण दिए जाएंगे। इसके द्वारा आपको यह समझाया जाए, इससे समझने को क्या मिलेगा? इससे समझने को ये मिलेगा कि विश्व के अंदर ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पर जनसंख्या एक बहुत बड़ी स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या बहुत बड़ी है और जन्म दर भी काफ़ी है। और इसी तरीके से एक जगह समझा जाएगा जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि जो वहाँ की जनसंख्या किस प्रकार से स्थिर हो गई। स्थिर होने का मतलब पता चलेगा कि जब जनसंख्या स्थिर हो जाती है तो उस देश का जो है पिरामिड की संरचना किस प्रकार हो जाती है। इसी तरीके से एक उदाहरण लिया गया है जापान का, तो और ये समझाया जाएगा कि वो जो जनसंख्या या तो वो माइनस में जा चुकी है या वह स्थिर हो चुकी है। तो चलो उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनसंख्या की ओर आयु लिंग संरचना का अभिप्राय है विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री और पुरुषों की संख्या। ये क्या कह रहे हैं? जनसंख्या के अंदर आयु लिंग संरचना का मतलब क्या है? अभी आपने पढ़ा था कि लिंग अनुपात क्या होता है। इसी तरीके से आयु लिंग संरचना, इसके बारे में क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि विभिन्न आयु वर्गों के अंदर विभिन्न आयु, मतलब अभी मैंने आपको बताया था 0 से 14 इस तरीके से माना जाता है ना, 0 से 14 जी एक सेकेंड, 0 से 14, 15 से 59 और एक 60 से अधिक। ये 3 प्रकार के जो आयु वर्ग माने जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अब ये एक तरीके से इसमें स्त्री और पुरुष दोनों पाए जाएंगे, इसमें भी स्त्री पुरुष दोनों पाएंगे, इसमें भी स्त्री पुरुष दोनों पाए जाएंगे। इसीलिए जो है इसको आयु संरचना, आयु वर्ग बोले जाते हैं। और आयु वर्गों में स्त्री और पुरुष दोनों होंगे। जिस आयु वर्ग के मतलब इसका मतलब हो गया कि जनसंख्या के अंदर आयु वर्गों के अंदर स्त्री और पुरुषों की संख्या को आयु लिंग संरचना कहते हैं। तो आप अब समझ ही चुके होंगे इस बात को। अब आप आयु लिंग संरचना को समझ गए। इसी तरीके से आप इसको समझिए कि विस्तारित होती जनसंख्या किस प्रकार से है। अब विस्तारित होने का मतलब क्या है कि बढ़ती हुई, विस्तारित से मतलब आप समझ ही पा रहे हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या कैसी होती है। अब मैं आपको पहले बताता हूँ। नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड जो है, हर देश जो है अपना एक आयु लिंग पिरामिड बनाता है। उसमें दिखाया जा रहा है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड बन रहा है। इसके अंदर अल्प विकसित देशों
को ये पिरामिड जो है प्रदर्शित करता है। इसके अंदर क्या उच्च जन्म दर है, जिसके कारण निम्न आयु वर्गों के अंदर, निम्न मतलब कम, यानी कम उम्र के आयु वर्ग के अंदर जो है विशालतम जनसंख्या पाई जाती है। उदाहरण अगर देखे जाए तो बांग्लादेश और मैक्सिको। अब किस प्रकार से आप ये समझ लीजिए, अब ये कह रहे हैं कि उच्चतम जन्म दर मिल रही है निम्न आयु वर्गों के अंदर, और ये पिरामिड जो है त्रिभुजाकार है और ये अल्प विकसित देशों में पाया जाता है। नाइजीरिया भी इसी का एक उदाहरण है। अब अधिकतम जनसंख्या आपको कहाँ मिल रही है देखने को, ये पुरुषों की जनसंख्या है, ये स्त्रियों की जनसंख्या है। अब जो स्त्री हैं, अब जैसे जैसे ये शंकु के ऊपर त्रिभुजाकार आकार में होता जाएगा तो ये जनसंख्या कम मिलती जाएगी। अगर आप सबसे ज़्यादा बात करी जाए तो 0 से लेकर 4 एज आयु वर्ग संरचना है, आयु वर्ग वर्ष है। जैसे 0 से लेकर 4 में जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा मिल रही है आपको देखने को, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो मिल रही है आपको 20 से लेकर 24 के एज के अंदर जो है इतनी सारी जनसंख्या देखने को मिल रही है। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जन्म दर जो है बहुत ज़्यादा उच्च है, और उच्च जन्म दर होने की वजह से जो है नीचे का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसके अंदर जो है इसमें स्वास्थ्य संबंधित सुविधा, अब इसमें आप देख पा रहे होंगे ऊपर कि 85 की एज तक जो है बहुत कम जो है आयु वर्ग संरचना मानी जा रही है, और हमारे को 60 से ऊपर मानी जाती है। तो 60 से ऊपर की अगर हम बात करी जाए तो भी इसमें बहुत कम आयु संरचना के लोग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे स्त्री भी कम दिखाई दे रही हैं और पुरुष भी कम दिख रही है, परंतु इसी का अगर देखा जाए तो कम उम्र के अंदर तो ये जो है बहुत बड़ी जनसंख्या इसके अंदर हमें दिखाई दे रही है। इसके कारण कुछ है, देख लिया आपने, जैसे बांग्लादेश और मैक्सिको जैसे देश के अंदर इन उसमें दिखाई देती है जनसंख्या। इसी तरीके से एक उदाहरण है स्थिर जनसंख्या को समझाने के लिए, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एक पिरामिड दे रखा है। उसमें बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड जो है घंटी के आकार का है। किसके आकार का है? घंटी के आकार का है, ध्यान दीजिएगा। और शीर्ष की ओर जो है ये शुंडाकार होता जा रहा है, और ये क्या दर्शाता है? ये जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है। क्या है उसके अंदर? क्या था पहले वाले पिरामिड के अंदर जो नाइजीरिया वाला, उसमें जन्म दर जो है बहुत ज़्यादा अधिक थी। इसके अंदर जो है जन्म दर अधिक है और जो है साथ में मृत्यु दर भी अधिक है, तो ये जो है समान देखने को मिलेगा। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और इस जैसी जनसंख्या के अंदर जो है जनसंख्या जो है स्थिर मानी जाती है। अब देखो किस तरीके से स्थिर होगी। अगर कम आयु वर्गों में आप देखेंगे कि 0 से 4 में अगर देखते हैं तो एक तरीके से आपको कितनी जनसंख्या पाई जाती है, और इसी तरीके से अगर आप 60 के आयु वर्ग के अंदर 60 से ऊपर जो 3 संरचना मैंने बताई थी, ये तो एक पेयर हो गया, एक हो गया ये आपका 15 से लेकर के 59 वर्ष तक की आयु। अगर इसमें देखा जाए तो जनसंख्या जो है जितनी नीचे है उतनी ही ऊपर दिखाई दे रही है। ये जो है ऊपर जो है शुंडाकार होता जा रहा है, समझ रहे हैं? शुंडाकार होता जा रहा है ये इस तरीके से, और इसका बेस भी जिस हिसाब से आप देख पा रहे होंगे, स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या काफ़ी इसमें हद तक समान मानी जा रही है। ठीक है, तो आप आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे। इसी तरीके से जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है ह्रासमान जनसंख्या का। अब ह्रासमान जनसंख्या किस प्रकार से होती है? अब उदाहरण लिया गया इसमें जापान का, कि जापान के पिरामिड का जो आकार है यानी कि जो आधार है वो संकीर्ण है और शुंडाकार शीर्ष है। नीचे से तो संकीर्ण है, सिकुड़ा हुआ है, और शीर्ष जो है वो एक शुंडाकार है, जैसे कि आप ऊपर देख ही पा रहे हैं। तथा इसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, यानी जन्म भी बहुत कम हो रहे हैं बच्चों के, और इसमें मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा कम है। और अगर जब मृत्यु दर कम होगी तो आप जाहिर सी बात है बूढ़ों लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और लोग बाग मर भी कम रहे हैं, तो यानी बूढ़ी आबादी एक बहुत ज़्यादा हो जाएगी समाज के अंदर। तो आप देखते हैं इसके अंदर कि किस प्रकार से, और इसके अंदर जो वृद्धि होती है देशों के अंदर, वो वृद्धि जो है या तो शून्य होती है या फिर ऋणात्मक होती है, या तो नेगेटिव होगी या फिर माइनस में होगी। अब आप देख पा रहे हैं विभिन्न आयु वर्गों के अंदर मैं आप इसको विभक्त करता हूँ, जैसे कि 0 से लेकर के 15, ठीक है, फिर 15 से लेके 59, फिर 59 से लेकर के आपका ऊपर गया आयु वर्ग में। तो आप देख पा रहे हैं जो जनसंख्या जन्म दर की बात करी जाए, जन्म दर के हिसाब से आप जनसंख्या को कहाँ देखेंगे? तो जन्म दर से तो आप यहाँ ही नीचे की साइड देखेंगे कि 0 की एज से।
अब ये जो जनसंख्या है, इसी प्रकार की जनसंख्या आपको ऊपर को देखने को मिलेगी कि जो है शून्याकार हो रहा है और स्थिर हो रही है जनसंख्या। इसमें विभिन्न आयु वर्गों के अंदर जनसंख्या समान मिलेगी। तो यही कहने का मतलब है कि यहाँ पे जन्म दर भी जो है बहुत ज़्यादा लो है, और मृत्यु दर भी आप देख पा रहे होंगे कि कितने लोगों की संख्या बूढ़े लोगों की ज़्यादा है, तो यहाँ पे मृत्यु दर भी बहुत कम है। यहाँ स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बहुत अच्छी हैं, और यहाँ की जो जनसंख्या है या तो माइनस में चल रही है या फिर ऋणात्मक है या फिर शून्य हो गई है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरीके से एक टॉपिक है वृद्ध होती जनसंख्या। अब वृद्ध होती जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? वृद्ध होती जनसंख्या में जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर बुजुर्गों की जनसंख्या का हिस्से का अनुपात जो है दृष्टि से बहुत बड़ा हो जाता है, और 20वीं शताब्दी में ये नई परिघटना को देखने को मिलती है। और विश्व के अंदर अधिकांश विकसित देशों के अंदर उच्च आयु वर्गों में बढ़ा हुई जीवन प्रत्याशा जब बढ़ गई है, जिसके कारण से जनसंख्या बढ़ गई है, और जन्म दर में ह्रास हुआ है। जन्म दर क्या हुई है? बहुत ज़्यादा कम हुई है, क्योंकि लोग बाग जब अवेयर हो जाते हैं तो जन्म दर में थोड़ी सी कमी आती है, जिसके कारण जन्म दरों में ह्रास हुआ है। साथ ही जनसंख्या के अंदर बच्चों का अनुपात है काफ़ी घट गया है, और स्वास्थ्य संबंधी फैसिलिटीज़ अच्छी होने की वजह से जो है मतलब समाज के अंदर बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी तरीके से एक टॉपिक है ग्रामीण नगरीय संगठन, इसके अंदर कि ग्रामीण और नगरीय के संगठन किस प्रकार है। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय विभाजन निवास के आधार पर होता है। अब हम किसी संगठन का मतलब ये होगी डिफ्रेंशिएट करना एक तरीके से। अभी हमने लिंग संगठन पढ़ा था, तो लिंग संगठन के अंदर क्या होता है कि स्त्री और पुरुषों के बीच में जो है उनको विघटन करके बताना है कि स्त्रियों का अनुपात ये है और इस तरीके से ये है। और ग्रामीण नगरीय संगठन मतलब ग्रामीण में किस प्रकार की पृष्ठभूमियाँ हैं, लोग किस तरीके के कार्य इत्यादि करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। और साथ में जो है नगरियों के बारे में भी। अब देखा जाए कि इसके अंदर आजीविका जो है सामाजिक दशा वो एक दूसरे पर से भिन्न होती है। उनका क्या है, रहने सहना, खाना कमाना, सामाजिक स्थिति ग्रामीण और नगरीय लोगों के अंदर जो है अलग अलग पाई जाएगी। इसी तरीके से जो है ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अंदर आयु लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर जो है अलग अलग होंगे। क्योंकि आयु लिंग संरचना में शहरों में ज़्यादा आपको अनुकूल दिखाई देगा स्त्रियों के, परंतु गाँवों के अंदर अभी भी पुरानी परंपराएं और पितृसत्तात्मक सोचता के कारण अभी ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। और व्यावसायिक संरचना, ये प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहेंगे ग्रामीण लोग ज़्यादातर, और शहरी लोग जो है, नगरीय लोग जो है अत्यधिक अन्य सेक्टरों में आपको देखने को मिलेंगे। जनसंख्या का घनत्व भी गाँव के अंदर जनसंख्या घनत्व कम होता है, परंतु शहरों के अंदर जनसंख्या घनत्व अत्यधिक पाया जाता है। विकास के स्तर भी इनके जो मापदंड होंगे अलग अलग होंगे। इसी तरीके से इनकी बीच में जो तुलनाएं हैं निम्न प्रकार से देखी होगी आपने। और साथ में ग्रामीण क्षेत्र अब इसमें मैं बताता हूँ आपको ग्रामीण क्षेत्र कौन से होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्राथमिक क्रियाएँ होती हैं, लोग संलग्न रहते हैं। और नगरीय क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अधिकांश कार्यशील जनसंख्या जो है गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है। गैर प्राथमिक कार्य का मतलब सेकेंडरी, टर्शियरी मतलब द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, अत्यप, पंचम कार्यों में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रहते हैं तथा सर्विस सेक्टर के अंदर जो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसी तरीके से अगर बात करी जाए यूरोपीय देशों के अंदर कुछ ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन को दर्शाता है चुने हुए देशों में। जैसे अगर कनाडा की अगर बात करी जाए, कनाडा और फिनलैंड जैसे देश पश्चिमी देशों में, यूरोप के देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में बहुत अंतर पाया जाता है। और एशिया अफ्रीकी देशों में क्रम से जिम्बाब्वे, नेपाल के ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात में विपरीत हैं। एक तरीके से देखा है क्यों क्यों विपरीत हैं, अभी देखा जाए अगर कनाडा और फिनलैंड में बात करी जाए तो पश्चिमी यूरोप के देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर, समझ रहे हो, लिंग अनुपात में अंतर जो है अफ्रीकी एशियाई देश क्रम से जिम्बाब्वे और नेपाल, अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे और एशियाई देश नेपाल के ग्रामीण व नगरीय लिंग अनुपात जो है विपरीत है। अब ये समझाता उदाहरण दे करके कि देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की तुलना जो अधिक पाई जाती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। अब अगर नगरीय क्षेत्रों की बात करी जाए तो नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाएगी, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाएगी। इसी तरीके से नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के अधिक संभावनाओं के कारण
नगरीय क्षेत्रों में रोजगार की बात जैसे कर रहे हैं हम, उस तरीके से संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की जो है अधिकता पाई जाती है। नगरीय क्षेत्रों में कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में। और विकसित देशों में अत्यधिक, कुल मिलाकर के एशियाई अफ्रीकाई देशों के अंदर जो है स्त्रियों की संख्या नगरों के अंदर जो है अत्यधिक पाई जाती है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्त्रियों की संख्या, पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है और स्त्रियों के भी, क्योंकि लोग बाग जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से, क्योंकि वो अवसरों की तलाश में बाहर निकल जाते हैं, जिस कारण से स्त्रियां जो हैं गाँव वगैरह में अकेली रह जाती हैं। अगर साक्षरता की बात करी जाए तो भारत जैसे देश के अंदर जो साक्षरता है, वो साक्षरता उसका कुछ पैमाना दे रखा है। जैसे भारत में साक्षरता दर जो है 7 वर्ष से अधिक आयु वाले, यानी कि इसी कोई भी 7 साल से अधिक आयु वाला जो जनसंख्या के अंदर उस प्रतिशत को सूचित किया जाता है जो कि पढ़ लिख सकता हो और जिसे समझ हो कि साथ वो अंकगणितीय परिकल्पना, यानी कुछ अंकगणितीय परिकल्पना थोड़ी बहुत जोड़ भाग घटा कर सके, उन लोगों को साक्षर माना जाता है। आप समझ सकते हो कि लिटरेसी का जो एक पैमाना है कितना कम है भारत जैसे देश के अंदर। तो आप समझ ही गएंगे। इसी तरीके से अगर व्यावसायिक संरचना की बात करी जाए कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो किन कार्यों में लगी रहती है, और संरचना व्यावसायिक संरचना का तो आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि व्यवसाय के आधार पर इनकी किस प्रकार से किन किन कार्यों में संलग्न रहते हैं। इसी तरीके से ज़्यादातर जनसंख्या जो है कार्यशील जनसंख्या होती है, कौन सी? 15 से 59 वर्ष की आयु में। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो कार्य करने की जनसंख्या है वो सबसे अधिक जो है इसी आयु वर्ग की होगी, इसीलिए जो है मेन जो है इसी को देखते हैं। अगर कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन को प्राथमिक क्रियाओं, अगर बात करी जाए, अगर कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन को प्राथमिक क्रियाओं के अंदर रखा जाता है। इसी तरीके से द्वितीयक क्रियाओं को किसके अंदर रखा जाता है? विनिर्माण जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह जो है उनको तृतीयक क्रिया में रखा है। इसी तरीके व्यापार, परिवहन, संरचना आदि सेवाएं जितनी भी होती हैं वो तृतीयक सेक्टर के अंदर आती हैं। अब अनुसंधान यानी रिसर्च जैसे प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजिकल काम वगैरह जो है विकास वगैरह के काम चतुर्थक सेक्टर में आते हैं। इसी तरीके से जो है कार्य जो है विभक्त हो रखे हैं। अब किस प्रकार से विभक्त हो रखे हैं वो आप समझ ही चुके होंगे कि विश्व के अगर भारत की अगर बात करी जाए तो उसके अंदर बता रखा है कि 4 प्रकार के कार्य होंगे जो आपने देखे, पर ग्रामीण लोग जो हैं अत्यधिक कार्य जो है प्राथमिक सेक्टर के अंदर यानी प्राथमिक क्रियाओं के अंदर संलग्न रहते हैं, परंतु शहरी लोग जो हैं, नगरीय लोग जो होते हैं वह द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक सेक्टर के अंदर या फिर क्रियाओं में जो है संलग्न रहते हैं। तो इस तरीके से व्यावसायिक संरचना भी आप समझ गए कि व्यवसाय की जो संरचना है वो किस प्रकार है, किस आधार पर है। आप अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच जाए। तब तक कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर कोई कमी बेशी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो का अगर नेक्स्ट चैप्टर अगर चाहिए तो आप इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे को बताइएगा इस चैप्टर के बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। अगर और कोई सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।